1984 से लेकर 1995 को सिख हिस्ट्री का एक ब्लैक फेस माना जाता है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। हर साल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख यूथ पंजाब से माइग्रेट कर रहा है। अमृतसर के 3 शहरों में 6000 सिखों का फेक एनकाउंटर कर शहीद जसवंत सिंह खालड़ा के साथ भी वही हुआ जो 25,000 निर्दोष नौजवान सिखों के साथ हुआ। उनके जथेदार गुरदेव सिंह कोंके को पुलिस ने पूछताछ के बहाने से अरेस्ट किया। जो कौमा अपना इतिहास भुल जांदियां हन, ओ कौमा इस दुनिया तो जल्दी मिट जांदियां हन। इस वीडियो में हम माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी की वीडियोस मैंने देखी, लेकिन उन्होंने पंजाब सेंट्रिक कारणों के बारे में नहीं बताया। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं भी उन यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ। आई रिस्पेक्ट देम एंड आई फॉलो देम। बस एज अ रेजिडेंट ऑफ पंजाब मुझे लगता है कि इस टॉपिक की कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के जरिए आप सबको दूं। किसी भी देश का फ्यूचर उसके यूथ पे डिपेंड करता है। इस लिहाज से देखें तो पंजाब का फ्यूचर खतरे में है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2016 से लेकर 2021 तक तकरीबन 9.84 लाख पंजाबी यूथ माइग्रेट कर चुका है। इसका मतलब हर साल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख यूथ पंजाब से माइग्रेट कर रहा है। समझने वाली बात है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में हर साल पंजाबी यूथ क्यों माइग्रेट कर रहा है? क्या ये संख्या एकदम से बढ़ी या फिर हिस्टोरिकली बढ़ती आ रही है? ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इस टॉपिक की कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। किसी भी टॉपिक का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए हमें उसकी क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं पंजाब में माइग्रेशन का सफर कब शुरू हुआ। 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब पे कब्जा करने के बाद सिख सैनिकों को ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया। अंग्रेज सरकार सिख सैनिकों को अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए दूर दराज लेकर जाया करते थे। इंडिया से ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा की एक प्रोविंस है, उसमें सबसे पहले माइग्रेट करने वाले लोग नॉर्थ इंडिया यानी पंजाब के थे। बेसिकली ये लोग हांगकांग रेजिमेंट का पार्ट थे जो 1897 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की सेरेमनी में शामिल होने के लिए एक ऑफिशियल ट्रिप पे कनाडा से होते हुए गुजरे। उसमें मेजर कसूर सिंह हांगकांग रेजिमेंट के हिस्से के रूप में ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचने वाले पहले सिख थे। इस विजिट के बाद दूसरी बार 1902 में किंग एडवर्ड 7 की कोरोनेशन में सरदार मेजर कादिर खान बहादुर की लीडरशिप में सिखों का एक ग्रुप ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचा और वहां पे रहने की पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगा। ब्रिटिश कोलंबिया में पहुंचने वाले सिख सैनिकों को वहां के लोकल लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी। वहां की एक लोकल न्यूज़पेपर ने ये लिखा कि सिख सरदारों ने क्राउड का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इस कंटेंट को बनाने के लिए काफी रिसर्च और एडिटिंग करनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। कनाडा के बड़े बड़े और हरे भरे खेत सिख सैनिकों को पंजाब की याद दिलाया करते थे। इसी प्रकार 1904 से लेकर 1908 तक तकरीबन 5000 की संख्या में पहली बार पंजाब से लोग माइग्रेट किए। इस समय कनाडा गवर्नमेंट ने माइग्रेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में सिखों की संख्या बढ़ती गई, वहाँ के लोकल लोगों ने नस्ल के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया। 1906 में जब 700 की संख्या में इंडियन कॉन्टिनेंट से लोग माइग्रेट हुए, तब कैनेडियन गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना पड़ा। उस समय एम्प्लॉयर्स भी पंजाबियों को काम पर रखना पसंद करते थे क्योंकि पंजाबी कम सैलरी पर काम करते थे, जिससे काफी लोकल लोग नाराज हुए क्योंकि वहाँ पे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही थी। सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि 1906 में वहाँ के लोकल लोगों ने पंजाबियों को काम से निकालना शुरू कर दिया। उनका पब्लिक प्लेसेस पे बॉयकॉट शुरू हो गया, घरों से बेदखल कर दिया गया। पुलिस ने भी तब लोकल लोगों का साथ देते हुए पंजाबियों को काफी फिजिकली हरास किया। लोकल लोगों में बढ़ती एंटी इंडियन फीलिंग का रिजल्ट था 1907 में होने वाले राइट्स। वहां की लोकल भीड़ ने इंडियंस को अपना निशाना बनाया और तकरीबन $70,000 की इंडियंस की प्रॉपर्टी को डैमेज किया। कैनेडियन गवर्नमेंट ने लोकल लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए 8 जनवरी 1908 में एक काला कानून पास किया जिसका नाम था
था कंटिन्यूस रेगुलेशन लॉ। इसकी पहली कंडीशन ये थी कि जो भी लोग कनाडा आते थे, जब वो अपने देश से सफर शुरू करते थे तो बिना स्टॉप वो कनाडा आए, मतलब आप रास्ते में कहीं भी नहीं रुक सकते। सेकंड कंडीशन, जो भी लोग एशिया से कनाडा में माइग्रेट करें वो अपने साथ $200 लेके आए, लेकिन यही अमाउंट अंग्रेजों के लिए सिर्फ $20 थी। ऑन एवरेज उस समय एशियन लोग, जिसमें ज्यादातर सिख थे, पर डे $1 कमाते थे। आप सोचो $200 अमाउंट तब कितनी होगी, इसका सीधा मतलब 200 दिनों की सैलरी। इस लॉ का सीधा निशाना इंडियन कॉन्टिनेंट से बढ़ती माइग्रेशन को रोकना था। इसके विरोध के लिए 1914 में सिंगापुर के एक रिच बिजनेसमैन बाबा गुरदित सिंह की लीडरशिप में 376 पंजाबियों के साथ कामागाटा मारू शिप हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ। इसमें लगभग 340 सिख थे। जब ये जहाज वैंकूवर कोस्ट पर पहुंचा तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने काले कानूनों का हवाला देते हुए इसकी एंट्री पे बैन लगाया। तकरीबन 2 महीने ये जहाज समुद्र के बीचों बीच खड़ा रहा। खाने पीने की चीजें खत्म हो गई, सिखों की हालत खराब होने लगी। हद तो तब हो गई जब खाने पीने की चीजों की सप्लाई बंद कर दी गई। सिख भूख प्यास से तड़पने लगे और आखिरकार ये जहाज वापस कोलकाता इंडिया पहुंचने के लिए मजबूर हो गया। जब ये जहाज कोलकाता पहुंचा तो ब्रिटिश पुलिस ने सिख लीडर्स को डिटेन करने की कोशिश की। वहां एक राइट हुआ और तकरीबन 22 सिख शहीद हो गए। कामागाटा मारू इंसिडेंट के बाद काफी सिख दुखी हो गए और वापस इंडिया लौट आए। और तब 1914 में इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट बहुत तेजी से फैल रहा था। तब कुछ सिख इंडिया की फ्रीडम के लिए काम करने ब्रिटिश कोलंबिया से वापस पंजाब लौट आए। कनाडा में तब 18 साल की कम उम्र की महिलाओं और बच्चों का माइग्रेट करने पे बैन था। एक तो सिख वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे और ऊपर से वो अपनी फैमिली से बहुत दूर थे। इससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई थी। 1920s में एक बार फिर कनाडा में बड़ी मात्रा में सिखों का माइग्रेशन शुरू हुआ। इसका एक कारण था कनाडा में 18 साल से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं के बैन वाला रूल हटा दिया गया था। धीरे धीरे ब्रिटिश कोलंबिया में सिख पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब हम देखेंगे कि कैसे 1980s के बाद सिखों का मास माइग्रेशन शुरू हुआ। 1984 से लेके 1995 को सिख हिस्ट्री का एक ब्लैक फेस माना जाता है। दरअसल 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल पर हमला कर हजारों की संख्या में निर्दोष सिखों को मारा। गोल्डन टेम्पल से सिखों का एक इमोशनल और धार्मिक रिश्ता है। सिख इसे कैसे बर्दाश्त करते? कुछ समय बाद इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा की गई। इसके बाद शुरू हुआ सिख हिस्ट्री का डार्केस्ट फेज, जिसको सिख जीनोसाइड कहना गलत नहीं होगा। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। ये स्पीच राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की डेथ के बाद हुए सिख जेनोसाइड को जस्टिफाई करने के लिए दी थी। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। 1980s के दौरान हजारों की संख्या में सिखों, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल थी, उनको घरों से निकालकर उनकी हत्या की गई। पुलिस को गवर्नमेंट ने सिखों को शक के आधार पर मारने के ऑर्डर्स दिए थे। पुलिस ने तकरीबन 25,000 नौजवान सिखों के फेक एनकाउंटर किए, जिनमें से सिखों की उम्र तकरीबन 15 से 35 साल थी। सबूत मिटाने के लिए पुलिस ने सभी डेड बॉडीज को इलीगली बिना किसी को बताए मास क्रिमेशन किया। इस सब की जानकारी जसवंत सिंह खालड़ा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दी। जसवंत सिंह खालड़ा तब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। उन्होंने तेजी से गायब होते हुए नौजवानों का पता लगाया। उनकी रिपोर्ट से पता चला कि सिर्फ अमृतसर के 3 शहरों में 6000 सिखों का फेक एनकाउंटर कर इलीगली उनकी बॉडीज को क्रिमेट कर दिया गया। जब जसवंत सिंह खालड़ा ने इन सभी डेड बॉडीज का हिसाब सरकार से मांगा, तब उस समय के डीजीपी के पीएस गिल ने कहा कि ये नौजवान गायब नहीं हुए, ये नौजवान यूरोप, अमेरिका, कनाडा में काम करने गए हैं। जसवंत सिंह खालड़ा को कंटिन्यूसली डेथ थ्रेट्स आने लगे। कुछ समय बाद शहीद जसवंत सिंह खालड़ा के साथ भी वही हुआ जो उन 25,000 निर्दोष नौजवान सिखों के साथ हुआ। यही नहीं, 1990s में पंजाब में अकाल तख्त, जो कि सिखों की सुप्रीम बॉडी मानी जाती है, उनके जथेदार गुरदेव सिंह कोंके को पुलिस ने पूछताछ के बहाने से
अरेस्ट किया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोगों में सिक्खी का प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें भी काफी समय तक टॉर्चर कर उन्हें शहीद कर दिया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में उन पे पुलिस कस्टडी से भाग जाने का आरोप लगाया। इस सब से आप अंदाजा लगाओ कि जब सिख पंथ की इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ इस तरह का सलूक होता था तो आम सिखों के हालातों के बारे में बयान करना भी मुश्किल है। सिखों के दिलों में वो पुराने घाव अभी तक भरे नहीं, क्योंकि सरकार ने इतना सब होने के बावजूद सिखों को इंसाफ देना जरूरी नहीं समझा। ये सब हालात देखते हुए पंजाब में सिख फैमिलीज ने अपने बच्चों को बाहर भेजा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोबारा उनके नौजवान बच्चे सरकार की पॉलिटिक्स का शिकार बने। अगर आज के कारणों की बात करें तो पंजाब में एग्रीकल्चर क्राइसिस भी एक बड़ा कारण है। पंजाब की तकरीबन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है। 1960s में हुए ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब में HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया। इसका शॉर्ट टर्म तो पंजाब को बहुत फायदा हुआ। पंजाब की इकोनॉमी जो कि मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड है, उसमें एक बूम पीरियड आया। 1990s में पर कैपिटा इनकम में पंजाब इंडिया का 3rd सबसे अमीर स्टेट बन गया था। सैडली अब ये नंबर 19 पे पहुंच गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पंजाब में ये दिखा कि पंजाब में ज्यादा पानी वाली क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की गई, जिसके कारण पंजाब का ग्राउंड वाटर लेवल लगातार कम होता गया। ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल की क्वालिटी खत्म हो गई और प्रोडक्टिविटी कम हो गई। इसका सीधा इम्पैक्ट था पंजाब के किसानों की इनकम का कम होना। पंजाब के मेजॉरिटी किसानों को आज एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन नहीं लगता। इसी कारण शायद किसान वो जमीनें जो कभी उनके बड़े बुजुर्गों ने खून पसीने से बनाई थी, उनको बेचकर बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण पंजाब का यूथ माइग्रेट कर रहा है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट का अहम रोल है। देखिए, करंटली पंजाब में 3 रीजनल पार्टीज हैं। श्रोमणी अकाली दल जो 2012 में यूथ को 10 लाख जॉब्स का वादा देने के नाम पर पावर में आई, उन्होंने कोई भी पॉजिटिव स्टेप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए नहीं लिया। हद तो तब हो गई जब श्रोमणी अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल ने एक स्टूडेंट कार्ड स्कीम ले रहे हैं। 10 लाख रुपए तक कनेडा भी, न्यूजीलैंड भी, आस्ट्रेलिया भी, जे किसी यूनिवर्सिटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ यूनिवर्सिटी ने चिट्ठी दे दी, ਅਸੀਂ ਉਸ यूनिवर्सिटी ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, गारंटी भी साडी है। 2017 में कांग्रेस ने भी श्रोमणी अकाली दल की तरह एक झूठा वादा किया कि वो पर फैमिली एक मेंबर को जॉब देंगे। कांग्रेस पावर में आई, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती गई। 2022 में आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने का वादा किया, लेकिन रियलिटी तो ये है कि पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसपे सरकारें इलेक्शन जीतती हैं। अकॉर्डिंग टू NSO रिपोर्ट, पंजाब में चाहे अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ये नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है। आम आदमी पार्टी ने भी कोई एक्टिव स्टेप्स नहीं लिए, बल्कि सिचुएशन को और खराब कर दिया। इस सब में पंजाब में बढ़ती अदर स्टेट कैंडिडेट की संख्या भी चिंताजनक है। रिसेंटली पंजाब में हुए सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 6 कैंडिडेट में से सिर्फ 1 कैंडिडेट पंजाब का था। 2022 में हुए वेटनरी एग्जाम में तकरीबन 50% से ज्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अदर स्टेट्स के थे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अदर स्टेट कैंडिडेट्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरा कंसर्न उन पंजाबी यूथ के साथ है जो कहीं ना कहीं इस कारण से पंजाब में अपना फ्यूचर इनसिक्योर समझते हैं। प्रॉब्लम माइग्रेशन की नहीं, बल्कि प्रॉब्लम है कि माइग्रेट हुए लोगों का वापस ना लौटना। अगर ऐसा चलता रहा तो पंजाब में कुछ समय बाद आप टॉप वैकेंसीज पर अदर स्टेट्स कैंडिडेट्स देखोगे, और जाहिर सी बात है अदर स्टेट कैंडिडेट क्यों पंजाब के इंटरेस्ट की बात करेगा। पंजाब में माइग्रेशन का एक बड़ा कारण यूथ में बढ़ती ड्रग एडिक्शन भी है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पंजाब में 2022 में ड्रग ओवरडोज की वजह से तकरीबन 144 लोगों की डेथ हुई। NDPS के अंडर पंजाब में 2022 में सबसे ज्यादा केसेस तकरीबन 12,442 रजिस्टर हुए, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट केसेस हैं। इसी चिंता के कारण पंजाब की काफी फैमिलीज अपने बच्चों को बाहर भेज रही हैं, ताकि कहीं वो ड्रग एडिक्शन का शिकार ना हो जाएं। लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है।
नॉर्थ अमेरिका में पंजाब के कंपैरेटिवली ड्रग ओवरडोज के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ आप इस बात से अग्री करेंगे कि पंजाब के यूथ का बाहर जाना एक ट्रेंड को फॉलो करना भी है, और ये ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि पंजाब में हर 5 से 10 किलोमीटर में आप आईलेट्स या पीटीई की होर्डिंग्स लगी हुई देखोगे। और तो और अगर आप कभी पंजाब आए होंगे तो आपने घरों की छतों पे अक्सर प्लेन्स, ट्रक्स, कनाडा या अमेरिका के फ्लैग्स लगे हुए देखे होंगे। रिसेंटली रिलीज हुई शाहरुख खान की डोंकी मूवी में भी पंजाब की इस रियलिटी को बयां किया गया है, और आजकल पंजाब में लोग फॉरेन जाने को एक स्टेटस सिंबल से कंपेयर करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, एक दलजीत सिंह और एक मनदीप सिंह। दलजीत सिंह जो कि 12th के बाद इंडिया में ग्रेजुएशन कर रहा है, और मनदीप सिंह जो 12th के बाद कनाडा में अपनी हायर स्टडीज के लिए गया है। मनदीप सिंह ने कनाडा जाते ही आईफोन और कार की फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अब जब वो फोटोज दलजीत सिंह ने देखी तो उसे सेल्फ डाउट आया और रियलाइज हुआ कि मनदीप सिंह का लाइफस्टाइल कितना अच्छा है। उसने इतने कम समय में वो सब कुछ खरीद लिया जो दलजीत खरीदने के लिए 100 बार सोचता। हालांकि दलजीत सच्चाई से बहुत दूर है। मनदीप आईफोन और कार ईएमआई पर परचेज करता है, और इस ईएमआई को उतारते मनदीप सिंह को 15-16 घंटे लगातार 2 साल काम करना पड़ेगा। अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने ये तो देखा कि पंजाब का यूथ बाहर जा रहा है, लेकिन फिर ये रिवर्स माइग्रेशन क्यों? रिवर्स माइग्रेशन का मतलब ये फॉरेन माइग्रेट हुए लोगों का वापस अपने देश में लौटना। हालांकि रिवर्स माइग्रेशन में आने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन सोचने वाली बात है कि पंजाब की प्रॉब्लम्स तो आज भी वही है जो 10 साल पहले थी। तो फिर ये वापस लौटने का आखिर कारण क्या है? पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण उन लोगों को अपनी फैमिली, अपने आने वाली जनरेशन और अपने रूट्स की फिक्र है। पंजाबी में एक मशहूर कहावत है, जो कौमा अपना इतिहास भुल जांदियां हन, ओ कौमा इस दुनिया तो जल्दी मिट जांदियां हन। सिर्फ एक इतिहास ही सबसे बड़ा कारण है जो हमारी एग्जिस्टेंस को सदियों तक बनाए रखता है। ये तो एक बड़ा कारण था रिवर्स माइग्रेशन का, लेकिन इसके बिना और भी कारण हैं जो रिवर्स माइग्रेशन में अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसमें पहला कारण है मेंटल स्ट्रेस का। चलिए अब सेम एग्जांपल उठाते हैं। वही मनदीप जो 12th के बाद लोन लेकर या जमीन बेचकर फॉरेन जाता है, उसे अपनी स्टडीज, डेली एक्सपेंसेस, रेंट, ईएमआईज एक्सेट्रा मैनेज करना है, और साथ ही उसे अपना लाइफस्टाइल भी सोशल मीडिया पर शेयर करना है। सोचिए अकेले मनदीप के लिए ये सब मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। ना तो उसके पास कोई फैमिली मेंबर है और ना वो फोन करके अपनी इस सिचुएशन के बारे में किसी के साथ शेयर कर सकता है। वन वॉइस कनाडा की 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मेंटल स्ट्रेस के कारण कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पिछले 2 सालों में तकरीबन 47 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डेथ का कारण ड्रग ओवरडोज और सुसाइड था। अकॉर्डिंग टू कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट, 12 लोगों की डेथ सुसाइड से हर दिन होती है। कनाडा में यूथ और एडल्ट्स की डेथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण सुसाइड है। कनाडा में सुसाइड रेट इतने बढ़ गए हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक हेल्पलाइन 24/7 जारी की है। कनाडा की एक प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया तो ड्रग ओवरडोज से होने वाली डेथ में टॉप नंबर पे है। ब्रिटिश कोलंबिया में 2023 में पहले 6 महीनों में ड्रग ओवरडोज से होने वाली डेथ का नंबर 1400 प्लस है, यानी हर दिन 6 डेथ। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ब्रिटिश कोलंबिया में ड्रग ओवरडोज से बढ़ती डेथ के कारण सरकार ने ड्रग यूज को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसका मतलब अब वहाँ के लोग लीगली 2.5 ग्राम तक ड्रग्स पर्सनली रख सकते हैं। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है कनाडा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कनाडा में हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट रन करती है। स्टाफ की शॉर्टेज के कारण अपॉइंटमेंट लेना और फिर लंबे समय तक अपनी टर्न की वेट करना ये आम बात है। जब तक आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तब तक हॉस्पिटल्स आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में सर्जरी का एक वेटिंग पीरियड 5 महीने का है। इसी कारण आपने बहुत बार देखा होगा कि एनआरआई लोग इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज लेने आते हैं। मैं रिवर्स माइग्रेशन कर चुके पंजाबियों की इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब आते हैं लास्ट बट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण, कनाडा का जेंडर आइडेंटिटी लॉ। कनाडा के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 4 से 16 साल तक होती है, उन्हें ये सिखाया जाता है कि आपका कोई जेंडर नहीं है और उन्हें खुद से अपना जेंडर आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है। उन्होंने लॉ बनाया जो थोड़ा न्याणा 12 साल का हैगा ते कवे मैं अपना सेक्स चेंज करना है
Mega, they can send the kid to BC Children's Hospital and there's nothing parent can do. And if they do anything, they will go to jail. क्या ये आपको थोड़ा वियर नहीं लग रहा? यहाँ मैं LGBT कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई रिस्पेक्ट देम। मेरा कंसर्न ये है कि जिस उम्र में बच्चे अभी उठना बैठना सीख रहे होते हैं, इस एज में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो समझ पाएंगे? आप सोचो कि एक 5 से 6 साल के बच्चे का दिमाग कितना डेवलप होता है। अगर एज एन इंडियन पेरेंट आपके बच्चों के स्कूल में कुछ ऐसा सिखाया जाए तो क्या उस केस में आप अपने बच्चों को उस स्कूल में रहने दोगे? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ। माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन में पर्सनली जो कारण आपको सबसे बड़ा लगा या जो कारण मैंने कवर नहीं किया वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो उन सभी फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ शेयर करो जो फॉरेन माइग्रेट कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर करने की सोच रहे हैं। थैंक यू, डू योर हार्ड वर्क, बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड।